आप सभी विद्यार्थियों का नीतीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 और इसके अंतर्गत आज आपके टॉपिक रहेंगे धारावाही, धारामापी का मीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आप सभी। पहले देखिए, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए क्या किया जाता है कि जो धारामापी की कुंडली होती है उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में हम क्या जोड़ देते हैं, एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं जिसे शंट कहते हैं। ठीक है, तो धारामापी के साथ जैसे ही अपन समांतर क्रम में शंट को जोड़ देते हैं तो वो किसमें जब चलन रूपांतरित हो जाता है, अपना अमीटर में रूपांतरित हो जाता है। तो अमीटर के क्या कहलाता है, अमीटर अपना धारा मापने वाला यंत्र होता है जिसके द्वारा अपन धारा मापते हैं। धारा किसमें नापी जाती है, एम्पियर में नापी जाती है। ठीक है, तो अगर जैसे कि अपन ने इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित की, इसमें क्या की अपन ने I विद्युत धारा प्रवाहित की, तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि ये जो धारा होती है वह दो भागों में जाकर के बढ़ जाती है, एक तो IG भाग में, एक IS भाग में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपन ओम के नियम से जानते हैं, समांतर क्रम में जानते हैं कि जो विभवांतर होता है तो दोनों की शुरू पर लगाया गया जो विभवांतर होता है वह कैसा होता है, बराबर होता है। तो शंट के सिरों पर जो विभवांतर रहेगा वह धारामापी के सिरों पर विभवांतर रहेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर अपन क्या निकालते हैं, I माइनस IG। ये I माइनस IG कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। धारा कितने भागों में बटी थी, धारा दो भागों में बटी थी। देखो, एक तो IS भाग में बटी थी और एक IG भाग में। किस किस को मिली थी, एक तो गैलेरियोमीटर को मिली थी और एक किसको मिली थी, अपन को शंट के लिए मिली थी। तो यहाँ पर अगर हमें किसका मान निकालना है, IS का मान निकालना है। IS का मान निकालने के लिए किया अपन ने I माइनस IG कर दिया, इसको यहाँ पहुंचा दिया। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, तो I और S यहाँ प्रतिरोध का काम क्या कर रहा है, शंट कर रहा है, और यहाँ प्रतिरोध का काम गैलेरियोमीटर करता है। तो यहाँ पर IG आ जाता है। तो शंट का मान यहां से अपन निकाल सकते हैं, S बराबर IGG बटे I माइनस IG। इसको कहां गुणाना था, तो यहां अपने भाग में पहुंचा दिया। तो ये क्या हो जाता है, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने का सिद्धांत हो जाता है। इस सूत्र की सहायता से अपन किसी भी गैलेरियोमीटर को 0 से लेके I परास के या A परास के अमीटर में इसको रूपांतरित कर सकते हैं। तो दूसरा अपन देखते हैं धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम अमीटर में रूपांतरित करते हैं धारामापी को तो यहाँ पर कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं। ज्यादातर हमारा आदर्श जो अमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध रहता है वह शून्य माना जाता है। दूसरा क्या होता है, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण करते समय हम यहाँ पर जो उच्च प्रतिरोध का तार होता है, उच्च प्रतिरोध का तार लिया जाता है जिसका मान लगभग 2000 ओम तक हो सकता है। 2000 ओम ये उच्च प्रतिरोध का तार। तो इसको किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ देते हैं। उच्च प्रतिरोध को तार कैसे जोड़ते हैं, गैलेरियोमीटर के साथ उच्च प्रतिरोध का तार को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो हम ओम के नियम से क्या जानते हैं कि उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर। तो यानी कि सिर्फ दो ही सिरे आपको यहाँ पर ऐसे प्राप्त हुए सीधी लंबाई में, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, IG into G प्लस R। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों प्रतिरोध कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। धारा जो बह रही है वह दोनों के सिरों पर जाकर के बह रही है। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, IG अंत में क्या निकलती है, IG धारा निकलती है। तो अपन ने क्या दिया, गैलेरियोमीटर में से निकलने वाली धारा जो रहेगी वो IG लेंगे और दोनों के प्रतिरोध को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन को क्या निकालना है, R का मान निकालना है। तो IG गुणा में थे तो भाग में आ गए और ये G जो प्लस में थे तो वो माइनस में आ गए। R बराबर क्या निकला है, V बटे IG माइनस G। इस सूत्र की सहायता से हम धारामापी को 0 से लेकर V वोल्ट के वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना क्या हो गया कि धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसमें समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब आता है अपना टॉपिक नंबर 3 की साइक्लोट्रॉन। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको जरा ध्यान से समझना और आप क्या है ना इसका चित्र वगैरह जो है वो बना लेना। आपकी किस में बना है, किताब में भी बना है। किताब का अध्ययन रेगुलर रूप से करें
इसमें दो क्या होता है, इसमें सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं आपको कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अल्फा कण, प्रोटॉन वगैरह आदि आवेशित जो कण होते हैं इनको क्या किया जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी साइक्लोट्रॉन कहलाएगी। दूसरी बात क्या होती है कि इसकी मैंने दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत क्या रहेगा, इसका रचना रहेगी। तो देखो इसमें रचना के अंतर्गत क्या रहता है, तो रचना में क्या होती है कि इसमें साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, एक तांबे के खोखला डी आकार का परिपथ रहता है। ऐसा होता है डी के आकार का तांबे का खोखलाकार ये खोखलाकार परिपथ रहता है। तो इसमें क्या होता है, और इसके साथ क्या रहता है कि D1 तथा D2 दो भागों में विभक्त रहता है, और इसके व्यासीय के किनारे जो है वो एक दूसरे की कैसे रहती है, समांतर रहती है। और इसके साइड में क्या रहती है, विक्षेपक प्लेट लगी हुई होती है। क्या लगी रहती है, विक्षेपक प्लेट लगी रहती है। और इसके सिरों पर क्या लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है। तो इसकी सहायता से जब कोई धनावेशित कण इसमें गति करता है तो वह अपनी बढ़ती हुई त्रिज्या के रूप में गति करता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब यहाँ पर पहुंच जाता है तो विक्षेपक प्लेट के द्वारा उस प्रोटॉन को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार की चीजों को अपन प्रोटॉन को लेने के लिए अपन क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच में कैसा रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है। इसमें आयन स्रोत के रूप में ड्यूटेरियम होता है, जिस पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिससे धनायन उत्पन्न होता है। और एक जो डीज होती है वो शक्तिशाली ध्रुव खंडों के बीच में, यानी कि ये जो रहेगी तो यह शक्तिशाली ध्रुव खंडों के बीच में स्थित रहती है। कैसे, कहां पर रहती है, शक्तिशाली ध्रुव खंडों के बीच में स्थित रहती है, जिसके बीच में 1 से 2 टेस्ला के क्रम की तीव्रता उत्पन्न की जाती है, जिससे इसके दोनों सिरों के मध्य 10⁴ से लेकर 10⁵ के वोल्ट के क्रम का उच्च आवृत्ति का विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जिससे विद्युत दोलित्र की आवृत्ति कितनी हो जाती है, 10�7 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन क्या लेते हैं, सिद्धांत व कार्य। ठीक है, सिद्धांत व कार्य में अपन देखते हैं यह जो सिद्धांत यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये देखते हैं। साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है कि जब एक धनावेशित प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कराई जाती है और उसको विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो वह एक बढ़ती हुई सर्पिलाकार वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। और इसके कारण वह अपने परिपथ में अपने डीज के अंदर परिपथ में बढ़ती हुई सर्पिलाकार पथ में जब गति करता रहता है तो एक स्थिति ऐसी जाती है कि वह किनारों पर आता है और उसको विक्षेपक प्लेट की सहायता से अलग कर लिया जाता है। अब देखेंगे सिद्धांत व कार्यविधि कैसे काम करती है। मान लीजिए कि कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का ड्यूटेरियम स्रोत पर अपन ने क्या की, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की। ड्यूटेरियम स्रोत इसी के अंदर होता है, इस पर अपन ने क्या कर दी, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बमबारी कर दी। जब हमने इस पर उच्च इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की तो इससे क्या होता है, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन उसमें से बाहर निकल करके इसके मध्य में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, D1 तथा ये डीज के नाम क्या होती है, D1 तथा D2 होती है। पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले अपन जैसे ही इसमें गति की जाती है कि तो इसमें जो धनावेश प्रोटॉन होता है वह D1 के अंतर्गत होता है। वह कैसा होता है, ऋणात्मक विभव पर होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक विभव पर होता है। और वह जैसे ही इस पे ऋणात्मक विभव पर होता है तो वह क्या होता है, और ये धनात्मक विभव पर होता है तो वह इसकी ओर आकर्षित होकर के गति करने लगता है। परंतु जब यह D1 के अंदर प्रविष्ट करता है, यह D1 के अंदर का D1 से निकल करके D2 के अंदर जब प्रविष्ट करता है, इस प्रकार से प्रविष्ट करता है तो जैसे ही चूंकि ये खोखला होता है तो खोखले गोले के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र काम नहीं कर पाता। विद्युत क्षेत्र काम न करने के कारण उस पर केवल क्या काम करता है,
चुंबकीय क्षेत्र काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र काम करने के कारण क्या होता है कि यह इसमें सर्पिलाकार वह उसके पथ को मोड़ देता है। क्या कर देता है? पथ को मोड़ देता है। तो यह जिसके कारण इसकी क्या होती है? त्रिज्या बढ़ जाती है। और जैसे ही यह इससे बाहर निकलता है तो उस पर क्या लगने लगता है? विद्युत क्षेत्र लगने लगता है। और विद्युत क्षेत्र क्या करता है? उसकी गति को बढ़ा देता है और उसकी विद्युत क्षेत्र क्या करता है? उसकी गति को त्वरित कर देता है। और त्वरित कर देने के बाद क्या करता है? जैसे ही ये धनात्मक विभव से किस में आ जाता है? ऋणात्मक विभव पर आ जाता है और ये धनात्मक, तो इसकी ओर आकर्षित होकर के फिर वह इसके अंदर चला जाता है। तो यह इस प्रकार से गति करता रहता है और अंततः विक्षेपक प्लेट के द्वारा की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। तो मान लीजिए जब यह लंबवत गति कर रहा होता है यह प्रोटॉन, तब उस पर क्या लगता है? लॉरेंट बल के अनुसार उस पर बल लगता है। तो लॉरेंट बल क्या कहता था? F बराबर qvb sin थीटा। अब आप जानते हैं कि भाई इसके अंदर कैसी गति कर रहा है? लंबवत गति कर रहा है। तो sin थीटा क्या लिया जाएगा? 90 डिग्री लिया जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने sin थीटा का मान जैसे ही 90 डिग्री रखा तो F बराबर क्या निकला? qvb निकला। तो यहाँ पर इसको समीकरण एक मान लेते हैं। यही बल प्रोटॉन को डीच के अंदर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल भी प्रदान करता है। जब आप वृत्तीय गति करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ता है? अभिकेंद्रीय बल, ताकि आप केंद्र के साथ झुकाव के साथ गति कर सकें। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r। समीकरण एक पदों की सहायता से लिखते हैं, दोनों बराबर बल लग रहा है तो qvb बराबर mv²/r लिख लेते हैं। तो यहाँ पर v से इसका स्क्वायर कट जाता है तो qv बराबर mv/r। तो इसके द्वारा हम क्या निकाल लेते हैं? इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो r बराबर mv/qv निकलता है। ठीक है। तत्पश्चात हम क्या निकालते हैं कि एक डीच के अंदर का प्रोटॉन को अर्धवृत्तीय गति करने में कितना समय लगा। तो डीच के अंदर अर्धवृत्तीय गति करने में दिया गया समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। उसको दूरी कितनी? वैसे गोले की परिधि कितनी होती है? 2πr। कितनी होती है? 2πr। क्योंकि यह आधी कर रहा है तो कितना लिया जाएगा? केवल πr लिया जाएगा। तो πr चाल कितनी है? अपनी v मानी है। तो t बराबर πr/v निकला है। तो अपन क्या करते हैं? समीकरण 3 में इसका मान रख, समीकरण 3 से r का मान रख देते हैं। तो r का मान अपना क्या था? mv/qv था। अपन ने जब इसमें qv लिखकर रख दिया तो v से v कैंसिल हो जाता है। तो लगा हुआ समय क्या निकलता है? t बराबर πr/qv। इससे यह सिद्ध होता है कि जो प्रोटॉन को गति करनी होती है किसी अर्धवृत्तीय मार्ग में या डीच के अंदर जो गति करता है, तो उसके अंदर जो लिया गया समय है वह डीच की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। इसके अनुसार हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी अनुनाद की स्थिति भी निकाल सकते हैं। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? आवृत्ति उत्पन्न होती है। क्या होती है? आवृत्ति उत्पन्न होती है। तो आवृत्ति बराबर क्या जानते हैं? आवृत्ति आवर्तक काल के व्युत्क्रमानुपाती मान का होगी। न्यू बराबर 12.t दिया जाता है। अब अपन ने क्या की थी? यहाँ पर जब यह दोनों डीच पर निकल जाएगा तब लिया गया समय कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया? 2t ले लिया और 2t बराबर यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा तो ये πm/qv हो जाएगा। ठीक है। तो अपना न्यू बराबर क्या होता है? 12.t होता है। तो ये पलट के लिखा जाएगा। तो न्यू बराबर आवृत्ति अपनी क्या निकल रहा है? qv/2π। तो ये आपकी आवृत्ति के लिए भी व्यंजक था। इसके बारे में जो इसकी सीमाएं हैं वो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।